सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज से हम अपने देश भारतवर्ष के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां सीखेंगे। तो चलिए आज से प्रारंभ करते हैं भारत का भूगोल। तो सबसे पहले जानना ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश का नामकरण कैसे होता है। हमारे देश की जो सभ्यता है बहुत ही प्राचीन रही है। पूरी दुनिया के लोग जब अक्षर ज्ञान भी नहीं जानते थे तब हमारे देश ने वेदों की रचना कर दी थी और सभ्यता के विकास क्रम में भारत ने पूरी दुनिया को सिखाने का काम किया है। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। हम सबसे पहले भारतवर्ष के संबंध में और अधिक जानकारी अर्जित करने से पूर्व अपने देश के परिचय के संबंध में जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक होता है। किसी के बारे में बहुत अधिक अध्ययन करने के लिए उसकी पहली शुरुआती जानकारी हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो चलो आज से हम प्रारंभ करते हैं भारत का एक परिचय। देखो, हमारे देश का नाम भारत इस बात से तो सभी परिचित हैं, ये बात किसी के लिए नई नहीं है। अब इसकी राजधानी चलो लिख देते हैं आपके सामने। इसकी राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली, ठीक है। आगे देखते हैं अन्य नाम। हमारे देश का जो नाम है भारत, इसको तो सभी जानते हैं। और एक नाम और इंडिया, इसको भी सभी जानते हैं। और भी इसके कई एक उपनाम हैं, तो उनके संबंध में हम जान लेते हैं किस प्रकार से एक क्रम चला और भारत को नए उपनाम मिलते गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे देश का नाम भारत ही कैसे पड़ा। चलो इसके संबंध में हम आपको बता देते हैं कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब वो एक लंबी कहानी है, हम किसी समय आपको उसके संबंध में भी बताएंगे। चलो आगे चलते हैं। हमारे देश का एक नाम और है हिंदुस्तान। अन्य नामों में हम देखते हैं कि हमारे देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो हिंदुस्तान क्यों कहते हैं, इसके पीछे की भी एक कहानी है। तो देखो ध्यान से सुनेंगे। प्राचीन काल की बात है, उस समय ईरान का नाम हुआ करता था पारसिया। वहां फारस की खाड़ी है, फारस भी कहते थे। तो पारसिया के निवासी सबसे पहले भारत में आए। तो उस समय पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। तो पाकिस्तान से होकर के सिंध नदी बहती है। तो ये लोग जो स अक्षर है उसका उच्चारण ह अक्षर से करते थे। ह, ये देख लो, ह। तो उन्होंने सिंध को हिंद कहा, सिंध नदी को हिंद कहा और यहां के निवासियों को हिंदू। तो इस प्रकार से आगे चल के एक क्रमिक विकास चलता गया और भारत को हिंदुओं का देश यानी हिंदुस्तान कहा गया। चलो आगे चलते हैं। और भी इनके नाम है। एक नाम और है इसका आर्यावर्त। देखो, आर्य मध्य एशिया से भारत में आए और बहुत सारे छोटे छोटे कबीलों के रूप में पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में ये फैलते गए पूरे हिंदुस्तान में लगभग फैल गए। तो इस प्रकार से भारत को आर्यावर्त भी कहा गया। तो एक नाम हो गया भारत, एक हो गया हिंदुस्तान और एक हो गया आर्यावर्त। देखो, बौद्ध कथाओं के अनुसार और प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार भी भारत का एक अन्य नाम है जिसे कहते हैं जम्बूद्वीप। क्या कहते हैं? जम्बूद्वीप। ठीक है, तो भारत को जम्बूद्वीप नाम से भी जानते थे। तो भारत के कई एक नाम हो गए। ठीक है, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप और एक नाम आप सभी जानते हैं इंडिया। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो भारत के ये 5 उपनाम हो गए। अब अध्ययन करते हैं भौगोलिक स्थिति का। भौगोलिक स्थिति में हम इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जानेंगे।
जिन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे अक्षांश और देशांतर रेखाओं वाले वीडियो को एक बार देख लें तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। भौगोलिक स्थिति जैसे ये है पृथ्वी, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब भौगोलिक स्थिति यहीं से स्पष्ट होगी। भारत यहां स्थित है, यहां, तो ये किस दिशा में हो गया? भूमध्य रेखा से उत्तर में है तो उत्तर, और देशांतर रेखा से पूर्व में है तो पूर्व। ठीक है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो यहां से स्पष्ट होता है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये होगी इसकी भौगोलिक स्थिति। विश्व स्तर पर जब भारत का परिचय दिया जाएगा तो यही बताया जाएगा कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब अभी समझ गए आप। जैसे ये हो गया ये गोले का आधा, ये उत्तर, और ये हो गया गोले का आधा, ये पूरब। तो इस प्रकार से भारत किस गोलार्ध में हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध रट लेने से काम नहीं चलेगा, यहां समझ लेना है। विश्व के मानचित्र पर, संपूर्ण पृथ्वी पर समझ लेना है कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध से आशय क्या होता है। अब देखेंगे अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार से आशय है कि चलो मान लेते हैं ये है एक अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा है, इसके बाद भी अक्षांश रेखाएं होंगी। अक्षांश रेखाओं की संख्या है उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90। जिन्होंने अक्षांश रेखा वाला वीडियो देखा है तो बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत है अक्षांशीय विस्तार में। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब समझेंगे, जैसे ये भूमध्य रेखा और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो इसके बाद 8 रेखा खींचने के बाद भारत शुरू हो रहा है। यहाँ 8 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई मान लो। ठीक है, यहां हो गई बेटा 8 डिग्री अक्षांश रेखा, और 8 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बाद बढ़ते जाएंगे तो एक रेखा आएगी 37 डिग्री 6 मिनट। ये 6 मिनट क्या होते हैं? देखो, एक अक्षांश रेखाओं को 111 किलोमीटर में बांट लिया। अब अक्षांश रेखाओं के 60 भाग किए तो उसको मिनट में बांट दिया, और मिनट के भी 60 भाग किए तो उसको सेकंड में बांट दिया। तो इस प्रकार से 1 मिनट बराबर 1 नॉटिकल मील भी आप कह सकते हैं। 1.8 किलोमीटर को 1 नॉटिकल मील कहते हैं या 1 मिनट कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे विश्व के ग्लोब पर अगर हम देखेंगे तो यहां कहीं होगी 0 डिग्री, इसके दक्षिण में होगी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये जो रेखा है जहां से भारत शुरू हो रहा है वो 8 डिग्री अक्षांश रेखा है, और 37 डिग्री तक देखो भारत का विस्तार है। ठीक है, तो ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार जान लेने से हम विश्व के मानचित्र पर भारत को जान सकते हैं। अब देखेंगे भारत का देशांतरी विस्तार। देखो यहां ये रेखा है, यानी जो रेखा उत्तर और दक्षिण में खींची गई है वो देशांतर रेखा है, और देशांतर रेखा की संख्या होती है 360। 360 देशांतर रेखाओं में भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट से। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से भारत शुरू हो रहा है, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को जब हम पार करते हुए चलेंगे आगे तो हम 68 रेखाओं को पार करेंगे, तब हमारा भारत शुरू होगा यहां से, और यहां 97 डिग्री और 25 मिनट तक भारत आपको मिलने वाला है। यहां जो रेखा होगी यहां अरुणाचल प्रदेश में वो 97 डिग्री 25 मिनट वाली होगी। ये मिनट और सेकंड इनको विस्तृत जानना है तो अक्षांश देशांतर रेखाओं वाले वीडियो को एक बार देख लो तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब जानने वाली बात यह है कि ये दोनों अक्षांशीय विस्तार हमको पृथ्वी पर 2 जगह मिलने वाले हैं।
यहां समझने वाली बात ये होगी कि ये पश्चिम में भी मिलने वाले हैं, पूर्व में भी मिलने वाले हैं, और ये उत्तर में भी मिलने वाले हैं और दक्षिण में भी मिलने वाले हैं। तो गोलार्ध के हिसाब से बिल्कुल सही विस्तार अगर हम लिखना जानते हैं तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये जो है अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश रेखाएं देखो ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो उत्तर में या दक्षिण में बढ़ती है। तो भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो हम देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, भारत की स्थिति कहां हो गई? उत्तरी गोलार्ध में। अब देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में हो गया? पूर्वी गोलार्ध में। अब ये दोनों बातें ले लो, भारत किस गोलार्ध में, इन दोनों बातों को कॉमन ले लो ऐसे। भारत हो गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। जो भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध लिखा है उसको आप इस प्रकार से समझेंगे। अब भारत का मानक समय देखेंगे। भारत का मानक समय है 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, भारत का मानक समय 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के पास मिर्जापुर है, वहां एक नैनीग्राम है, वहां से ये रेखा गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। देखो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बिल्कुल समीपवर्ती मध्य प्रदेश, और जो हिस्सा मध्य प्रदेश से कट करके बना है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के और दक्षिण में जाएंगे तो उड़ीसा, और उड़ीसा के और दक्षिण में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से ये जो मानक समय रेखा है हमारी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। एक बार फिर से देखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो हम इस बात को याद रखेंगे। अब देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा की स्थिति क्या है? कर्क रेखा की स्थिति है, यह कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर रही है, और भारत के मध्य से होकर गुजर रही है तो 8 राज्यों को स्पर्श करती है। यहां थोड़ी जगह कम है लेकिन हम आपको बता देते हैं, आप उसे लिख लेंगे। ठीक है, हम आपको यहां बता देते हैं, यहां से खींची गई है ऐसे, बिल्कुल बीचों बीच में है। ठीक है, तो देखो यहां पर देखते हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इतने राज्यों से होकर गुजर रही है, 8 राज्यों से। ठीक है, तो देखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजर रही है। हमने उसके लिए आपको एक तरीका भी बताया था, मित्र पर गमछा झार। उसका जो पहला वर्ड है उसको राज्यों में बदलना है। मित्र पर गमछा झार, मिजोरम यानी मित्र, त्रिपुरा, प पश्चिम बंगाल, र राजस्थान, ग गुजरात, म मध्य प्रदेश और छ छत्तीसगढ़ और झार यानी झारखंड। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर गई? 8 राज्यों से होकर गई। अब देखोगे भू अवेष्टित राज्य। ठीक है, अब देखेंगे भू अवेष्टित राज्य। भू अवेष्टित राज्य का मतलब है जो राज्य बिल्कुल चारों तरफ से भूभाग से घिरे हुए हैं, इनकी सीमा न तो किसी देश के साथ मिल रही है, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बना रहे हैं, और न समुद्री सीमा बना रहे हैं, समुद्र के साथ भी इनकी सीमा नहीं मिल रही है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड यहां लिख लोगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड। देखो अभी हम इनकी स्थिति आपको यहां बताने वाले हैं, इस मानचित्र में बताने वाले हैं। और एक नया राज्य बना है तेलंगाना। देखो यहां देखते हैं तो यहां
ये राजस्थान निकाल दो, ये उत्तर प्रदेश निकाल दो ऐसे, ठीक है। ये स्थिति हो गई मध्य प्रदेश की। अब मध्य प्रदेश से ही एक हिस्सा बना है छत्तीसगढ़, और एक बिहार से हिस्सा कट के बना है, वो हिस्सा बना है झारखंड, ठीक है। और ये देख रहे हो हरियाणा, हरियाणा जिसकी सीमा कहीं भी न तो यहां मिलती है नया और नई समुद्री स्थलों पे। और देखो एक नया राज्य बन गया है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 राज्य ऐसे हो गए जिन्हें हम भू अवशिष्टित राज्य कहते हैं। ये पूरी तरह से स्थलीय भाग से घिरे हुए। अब आगे देखेंगे जो भी होंगे वो कहीं न कहीं सीमा बना रहे होंगे। जैसे यहाँ एक राज्य है मेघालय, तो उसने बांग्लादेश के साथ सीमा बना ली, ठीक है, इसने बना ली। ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा, इसने म्यांमार के साथ, इसने बांग्लादेश के साथ बना ली, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। आगे देखेंगे भौगोलिक विस्तार से मतलब होता है हमारे भारतवर्ष की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो भौगोलिक विस्तार देखेंगे। भौगोलिक विस्तार पहले देखेंगे उत्तर से दक्षिण और देखेंगे पूर्व से पश्चिम। तो एक लंबाई याद रखेंगे 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो भारत इतना तो लंबा हो गया 3214 किलोमीटर। और ये कहां से कहां तक है? उत्तर से दक्षिण। मानचित्र को देखने से भी लग रहा होगा कि भारत लंबाई में अधिक है, चौड़ाई में थोड़ा कम है। तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या हो गई? ये हो गई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये तो लंबाई है और ये चौड़ाई है, यानी उत्तर दक्षिण ऐसे देख लेंगे कैसे। 3214 किलोमीटर, और अगर ऐसे देखेंगे तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। चलिए ये स्मरण रखेंगे। अब हम आपको बता देते हैं, यहां थोड़ा स्थान कम है। इसका जो पूर्वी छोर है, ये वाला छोर, अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है जिसे बोलते हैं केवथू, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे केवथू। और यहां एक स्थान है गुजरात में, उसे कहते हैं गुहर मोती। यहां द्वारिका थी, वो जलमग्न हो चुकी है, ऐसा अवशेषों में मिलता है। अब जो यहाँ क्षेत्र है, हालांकि एक दर्रा है और उसका नाम स्थान भी है, उसे बोलते हैं इंदिरा कौल। तो इंदिरा कौल भारत का उत्तरी छोर हो गया। और यहाँ राजीव गांधी ने नामकरण कर दिया था इंदिरा पॉइंट। लेकिन यहाँ जो दक्षिणी छोर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट ये दक्षिणी है, इंदिरा कौल उत्तरी है। यहाँ केवथू पूर्वी है और यहाँ गुहर मोती पश्चिमी छोर है भारतवर्ष का, ठीक है। तो भारतवर्ष के संबंध में ये जानकारी आपको रखनी बहुत ही आवश्यक है। आगे देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने राज्य बना रहे हैं भारत के? भारत के 17 राज्य ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। यहां से हम आपको राज्यों का एक बार मानचित्र अध्ययन करवाएंगे। जैसे यहां से देखेंगे राजस्थान, ये गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगा। देखो ये गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ पंजाब है, ये जम्मू कश्मीर है। अब ये 2 भागों में हो गया, इधर जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख, ठीक है। इधर उत्तराखंड है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये सिक्किम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, त्रिपुरा, ये मिजोरम। इन राज्यों को हम आपको मानचित्र का जब अध्ययन करवाएंगे तब बताएंगे। देखो अब देखो यहाँ तटवर्ती राज्यों को देखेंगे तो गुजरात के बाद यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद एक छोटा सा राज्य है गोवा, गोवा के बाद यहाँ कर्नाटक की सीमा मिलेगी, यहाँ केरल की मिलेगी, यहाँ तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो इस प्रकार से जब मानचित्रों का अध्ययन करोगे तो आप इनको सीख जाएंगे अच्छी प्रकार से। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा देख रहे हैं, तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले कितने राज्य हैं? 27 राज्य, 17 राज्य।
अब भारत में राज्यों की संख्या पहले 29 राज्य हुआ करते थे, अब एक राज्य कम हो गया है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब एक राज्य कम हो गया और 2 केंद्र शासित राज्य बढ़ गए। ठीक है, चलो उसके लिए अभी हम यहां लिखेंगे आगे। अब देखोगे भारत की स्थलीय सीमा, देखोगे भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को देखेंगे। 15,200 किलोमीटर। देखो यहां से शुरू हो रही है भारत की स्थलीय सीमा, ये गुजरात है ना ये, और गुजरात से राजस्थान, पंजाब और ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ये म्यांमार से सीमा लगती हुई, तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी हो गई? 15,200 किलोमीटर। ठीक ठीक, यहाँ जो देश है म्यांमार, यहाँ है नेपाल, यहाँ है भूटान और यहाँ है चीन, यहाँ है पाकिस्तान और यहाँ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो पीओके है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ठीक है, तो उस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के साथ भी भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। जिस दिन, अभी तो भारत में नहीं है, पाकिस्तान के अधिकार में है, लेकिन ब्रिटिश भारत में वो जो सीमा लगती थी अफगानिस्तान के साथ, तो वो 106 किलोमीटर थी। तो वही अभी अध्ययन क्षेत्र में हम जानेंगे कि भारत की जो सीमा है अफगानिस्तान के साथ भी 106 किलोमीटर लगती है, लेकिन सबसे अधिक 4,096 किलोमीटर। अब आप देखेंगे कि इसके साथ या इसके साथ सोचेंगे, चीन के साथ या इसके साथ। देखो चीन के साथ यहां तो लगती नहीं है, यहाँ ये नेपाल सीमा बना रहा है, तो इसकी सीमा हमारे बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगती है। ठीक है, 4,096 किलोमीटर की सीमा है हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो बांग्लादेश के साथ है। चलो आगे वाला पॉइंट देखते हैं। जलीय सीमा देखेंगे तो 6100 किलोमीटर तो जलीय सीमा है भारत की, इस मुख्य भूभाग की, इस मुख्य भूभाग की। ठीक है, अगर हम पूरी सीमा मिला लेते हैं इसकी, तो 7,516 किलोमीटर हो जाती है, क्योंकि द्वीप समूह भी शामिल है। ठीक है, ये कौन सी हो गई? ये मुख्य भूभाग की हो गई, मुख्य भूभाग। अगर हम समस्त द्वीपों को भी शामिल कर लेते हैं, जैसे ये लक्षद्वीप समूह है, दादरा नगर हवेली है ये, ठीक है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो भारत की सीमा जो जलीय सीमा है वो बढ़ जाती है, 7,516 किलोमीटर हो जाती है, 7,516 किलोमीटर हो जाती है। तो दो प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर। एक प्रश्न ऐसे भी आएगा, भारत के मुख्य भूभाग की जलीय सीमा कितनी है? मुख्य भूभाग ये है, ये जो हम देख रहे हैं ये है भारत का मुख्य भूभाग। तो मुख्य भूभाग में देखेंगे तो कितनी होगी? मुख्य भूभाग में होगी 6100 किलोमीटर। चलो आगे देखेंगे। अब ये सीमा है, इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, जैसे 12, 24 और 200। ठीक है, 12, 24 और 200। अब ये 12 नॉटिकल मील है, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर। ठीक है, तो 12 नॉटिकल मील, ये जैसे कोई प्रदेश आ रहा है, यहां पास में प्रदेश है, तो प्रदेश का अधिकार रहेगा 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक प्रदेश अपनी व्यापारिक गतिविधियां करेगा, और व्यापारिक गतिविधियां करेगा तो जो कुछ भी टैक्स लेने का काम होगा और भी अन्य आर्थिक गतिविधियों में जो हिस्सेदारी होगी, तो वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब केंद्र सरकार ये 24 किलोमीटर है, ये संलग्न क्षेत्र बोले जाते हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे कि भारत का समुद्रों पर जो अधिकार है, भारत कितने दूरी तक समुद्रों में अपना अधिकार दिखा सकता है, तो समुद्री मील बताई जाएगी वो दूरी। तो 200 समुद्री मील है, 200 समुद्री मील तक यहां से चलो देखेंगे 12, 24 और 200, 3 भागों में बांट दिया। 12 ये प्रदेश वाली हो गई, ये 24 ये केंद्र सरकार वाली हो गई, और 200 नॉटिकल मील। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई, समुद्रों में यहां तक भारत का अधिकार है और यहां तक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत 200 किलोमीटर तक समुद्रों में अपनी स्थलीय सीमा से 200 किलोमीटर तक भारत के किसी भी प्रकार के कार्यों में, किसी प्रकार की गतिविधियों में
कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, चलो आगे जानेंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब यहां देखते हैं इस मानचित्र पे, ये तो भारत की लंबाई हो गई उत्तर दक्षिण में। ये अब इधर देखेंगे, ये जो लंबाई हो गई यहां तक आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे। ठीक है, तो 2,933 और 3,214 किलोमीटर, ये तो चौड़ाई हो गई भारत की और ये हो गई लंबाई। ठीक है, चलो हम ये छोर भी लिख देते हैं। इसका ये पूर्वी छोर हो गया किविथू। ठीक है, नजर आ रहा होगा। उत्तरी छोर हो गया इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा पॉइंट साउथ में है, ये हो गया इंदिरा कौर। यहां हो गया इंदिरा पॉइंट, इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट। अब इधर देखेंगे, इधर जो उसका छोर हो गया उसे बोलेंगे गुहर मोती, या गुहर मोता भी कहीं आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, गुहर मोती। तो हमने इन पूर्वी छोरों के बारे में जाना, ये हमने इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में जाना। पड़ोसी देश देखेंगे, ये है पाकिस्तान, यहाँ है अफगानिस्तान, ये है नेपाल, यहाँ है भूटान, ये है बांग्लादेश, यहाँ है चीन और यहाँ कौन सा देश है? म्यांमार। ठीक है, अब इस जलीय क्षेत्र को कहते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। और जो ये जलीय क्षेत्र है इसे कहते हैं अरब सागर। देखेंगे इधर, इसे कहते हैं अरब सागर। और ये संपूर्ण भाग है और दक्षिण में है हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर में ही श्रीलंका है, एक द्वीप की स्थिति का है, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आगे हम और इसके बारे में जानेंगे। देखो, भारत इतना विशाल देश है, भारत में बहुत प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो हम प्राकृतिक प्रदेशों को आगे अध्ययन करेंगे। ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश को हम बांटेंगे। यहाँ मैदानी भाग है, ये पठारी भाग है, ये थार का मरुस्थल है और ये किनारे किनारे वाले हिस्से हैं, ये तटीय क्षेत्र है। पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ेंगे। यहाँ पूर्वी घाट, यहाँ पश्चिमी घाट, यहाँ विंध्याचल, यहाँ सतपुड़ा, यहाँ मैकाल और महादेव पर्वत श्रेणियां, यहाँ राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, और ये हिमालय पर्वत को देखेंगे, यहाँ पर्वतीय भागों को पढ़ेंगे। तो भारत में बहुत प्रकार की विविधताएं हैं, बहुत प्रकार के संसाधन हैं और भारत की जो स्थलीय बनावट है, तो स्थलीय बनावट के अनुसार ही हम भारत में फसलों का, वनों का, संसाधनों का, इनका वितरण पढ़ेंगे। तो आगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो हम भारत के संबंध में आपको बताएंगे। जैसे सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसमराम मेघालय है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान जैसलमेर है और यहाँ सबसे अधिक तापमान भी रहता है, और क्यों रहता है हम उसके संबंध में भी आपको बताएंगे। ठीक है, कभी कभी लेह भी मिल जाता है, लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थान। अब लेह के संबंध में देखो, ऐसा है बहुत ऊंचाई पे क्षेत्र है, तो वर्षा नहीं, वहां हिमपात होता है, तो कभी कभी उसका भी नाम आ गया। भारत का एक ऐसा राज्य भी है
जिसे बोलते हैं पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वो, यानम, माहे, कराईकल, ये उसके जिले हैं। तो छोटा है। पांडिचेरी फ्रांस के अधिकृत था, तो फ्रांस वाले वो जिले हैं, एक केरल में है, एक तमिलनाडु में है, एक आंध्र प्रदेश में है। तो ऐसे छोटे छोटे जिलों के रूप में बटा हुआ है, उसके संबंध में जानेंगे। ठीक है, द्वीपों की संख्या जानेंगे। ये देखो द्वीप समूह है। भारत में कुल मिलाकर कितने द्वीप समूह हैं? 247। तो 203 द्वीप समूह इधर अरब सागर में, 203 इधर हैं, और 47 द्वीप, ये 43 इधर है। तो कुल मिला के 203 और ये 43, 247 द्वीप समूह हो गए। भारत एक भूखंड न होकर के 243 द्वीप समूहों में बटा हुआ है। तो 243 द्वीप समूह एक भारत मिलकर के बना रहे हैं। तो भारत के हमने नाम जाने कि किस प्रकार से। जम्बू द्वीप, देखो जम्बू द्वीप आर्यावर्त, हिंदुस्तान, और हमने ये जाना किस गोलार्ध में है। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में हम और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आएंगे। तब तक के लिए